हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, मगर उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो लगातार अपने बाबा को पुकार रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी, मगर वो यहाँ होते तो सुनते। उसने दहशत से अपने पीछे छाए घुप अंधेरे को देखा। उसे अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। बचपन से ही उसे अंधेरे से डर लगता था। आज उसका ये खौफ उसके सामने खड़ा था। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। उसकी धड़कनों की रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। वो वहां खड़ी सबको पुकार रही थी, मगर कोई भी उसकी पुकार पर उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। बाबा, मुझे डर लग रहा है। आप सब कहाँ हैं? प्लीज मुझे यहां से निकालें। चीखते चीखते उसकी आवाज बैठ गई थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। मुझे क्यों बंद किया है? वो दरवाजे से सर टिकाए फूट फूट कर रो दी। यहां तक कि रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई थीं। इसी असना में दरवाजे के बाहर आहट सुनाई दी। वो दरवाजा मजीद जोर जोर से बजाने लगी थी। कौन है बाहर? मुझे निकालो यहां से। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे डर लग रहा है, मुझ पर रहम करो। वो पूरी जान से चिल्लाई थी। कदमों की आहट करीब आती जा रही थी। वो जो उम्मीद बिल्कुल छोड़ बैठी थी, एक बार फिर से उम्मीद सर उठाने लगी। और फिर उस कैदखाने का दरवाज़ा खुल गया। वो तेजी से बाहर की जानिब लपकी। दरवाजे पर मुलाजमा खड़ी थी। उसके हाथ में उसके लिए खाने की ट्रे थी, मगर उसने उस मुलाजमा को नज़रअंदाज किया और बाहर जाने के लिए लपकी। अब वो 1 मिनट भी इस कैद खाने में नहीं गुजार सकती थी। उसे लग रहा था कि अब वो मजीद यहाँ रही तो मर जाएगी। मुलाजमा ने एक ही जस्त में मनाहिल का बाजू पकड़ा और उसे दरवाजे से अंदर धकेल दिया। उस मुलाजमा के सामने मनाहिल बहुत कमज़ोर सी थी। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसीलिए उस कैद खाने में ज़मीन पर बुरी तरह से गिर गई। उसकी कोहनियाँ और घुटने पथरीले फर्श से रगड़कर बुरी तरह से छिल गए थे। उसका सर भी फर्श से टकराया था। माथे से खून की लकीर निकलकर उसकी दूधिया गालों पर बह निकली थी। मनाहिल ने बेयकीनी से पलटकर उस मुलाजमा की जानिब देखा। कल तक यही मुलाजमा मनाहिल बीबी करते करते न थकती थी, और आज उसके साथ ये सलूक कर रही थी। अपनी इस हद तक पर मनाहिल चंद लम्हों के लिए शशदर सी रह गई, और फिर वो हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई। वो कल शाम से यहां बंद थी, और अब जाने दूसरे दिन का कौन सा पहर चल रहा था। मुझे यहां से बाहर जाने दो। क्यों मुझे कैद करके रखा हुआ है? अगर समद को पता चल गया तो तुम लोगों का वो बुरा हशर कर देंगे। मनाहिल उस मुलाजमा पर बुरी तरह से चिल्लाई थी। उसे अपनी इस बेइज्जती का शिद्दत से एहसास हो रहा था, मगर मुलाजमा पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मुलाजमा ने उस पर एक कटीली सी नज़र डाली और इत्मीनान से अंदर दाखिल हुई। खाने की ट्रे उसके सामने रख दी। मनाहिल ने बेयकीनी से खाने की ट्रे को देखा था, जिसमें बासी रोटी और पानी की तरह पतली दाल थी। ऐसा खाना तो इन लोगों ने कभी अपने मुलाजमों को भी खाने के लिए नहीं दिया था। और फिर मनाहिल वहां से उठकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मुलाजमा ने एक बार फिर उसका हाथ सख्ती से दबोच लिया। उसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मनाहिल के मुंह से सिसकी निकली। ये सब मैं समद साहब के कहने पर ही कर रही हूं, जिनका नाम लेकर तुम मुझे डरा रही हो। उन्होंने ही तुम्हें यहां कैद करके रखा है, और शायद वो तुम्हें कैद करके भूल चुके हैं। इसलिए मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूं। अब चुपचाप खाना खा लो। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। अगर बाहर किसी को तुम्हारी आवाजें गई तो तुम्हारा बुरा हशर कर देंगे। मुलाजमा ने सख्ती से कहकर मनाहिल का बाजू छोड़ दिया। मनाहिल को चंद लम्हों के लिए सख्ता तारी हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम झूठ बोल रही हो। समद मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो जानते हैं मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। वो कभी मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। ये सब कहते हुए मनाहिल की आवाज सरगोशियों में बदल गई थी। मुलाजमा ने कोफ्त से सर हिलाया और वहां से बाहर जाने लगी। मनाहिल भी उसके पीछे लपकी।
क्योंकि वो मजीद किसी भी सूरत यहाँ नहीं रह सकती थी। अब की बार मुलाजमा का दिमाग घूम गया। उसने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मनाहिल के मुंह पर जड़ दिया। मनाहिल को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। एक बार फिर से गिरने की वजह से उसे बुरी तरह से चोटें आई थी। मनाहिल से आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और अब उसे एक मुलाजमा ने थप्पड़ मारा था। ये बात मनाहिल की बर्दाश्त से बाहर थी। बेहोश पड़ी मनाहिल को उस मुलाजमा ने तनफ्फुर से देखा और एक बार फिर उसे कैद खाने में बंद करके वहां से जा चुकी थी। मनाहिल इस अंधेरे में बेहोश पड़ी थी। कोई भी उसे बचाने नहीं आया था। उससे प्यार करने वाले सारे लोग जाने क्यों उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि इस वक्त मनाहिल कहाँ है। मंजर बदलता है और आसमान पर कोहर छा जाता है। आज सुबह से ही मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बारिश वक्फे वक्फे से बरस रही थी। ऐसे में उस हवेली के मकीन सर जोड़े परेशान बैठे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। जलाल मलिक के छोटे बेटे को किसी ने जान से मार दिया था। उसकी लाश खेतों में से मिली थी। यूं जवान जहान मौत पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। मलिक हवेली में कोहराम मचा था। हर आंख अश्कबार थी। सभी सन्नाटे में थे। ये काम किसका हो सकता है? जलाल मलिक के बेटे पर हाथ डालना आसान काम हरगिज नहीं था। जलाल मलिक और अजलाल मलिक दोनों भाई थे और दोनों की हवेलियां एक साथ बनी हुई थी। दोनों की मोहब्बत मिसाली थी। उन दोनों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। जलाल मलिक के 2 बेटे थे, समद मलिक और अहमद मलिक, और आज अहमद मलिक को किसी ने जान से मार दिया था। जबकि अजलाल मलिक के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी मनाहिल थी जो अभी महज 18 बरस की थी। उससे छोटा साद था जो अभी 16 साल का मुकम्मल हुआ था, और सबसे छोटी रामीन थी जो अभी 11 साल की थी। दोनों घर अमनो सकून का गहवारा थे, मगर अचानक ही अहमद मलिक की मौत ने फसादात को जन्म दे दिया। जलाल मलिक गुस्से से पागल हो रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि जिस किसी ने भी उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है वो उसके टुकड़े कर दे। उसी वक्त उन्होंने अपने चंद खास आदमियों को अहमद मलिक के कातिलों को ढूंढने पर लगा दिया था, मगर कोई भी कातिल का सुराग नहीं लगा पा रहा था। उड़ते उड़ते ये इत्तला आई कि अहमद मलिक रात को साद अजलाल मलिक के साथ था। ये बात तो सभी जानते थे कि दोनों बचपन के दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और अक्सर एक साथ पाए जाते थे। दोनों अक्सर एक साथ शहर घूमने के लिए भी निकल जाते थे। मगर अब अहमद मलिक का कत्ल हुआ था और कुछ लोगों ने शक का रुख साद की जानिब मोड़ दिया था, जबकि वो लोग ये बात नहीं सोच रहे थे कि साद अभी महज 16 साल का था। वो ये कत्ल कैसे कर सकता था? अहमद की मैयत हवेली के सहन में रखी थी। सब लोग वहीं जमा थे। सबका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जब 2 आदमी हवेली में दाखिल हुए, वो लोग सीधा समद मलिक के पास जा पहुंचे। समद मलिक को लगा कि वो लोग भी ताजियत के लिए आए हैं, मगर उन दोनों आदमियों ने समद मलिक से कहा कि हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए तन्हाई दरकार है। समद उन दोनों आदमियों को लेकर हवेली के मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। उन दोनों आदमियों ने समद से कहा कि हमें पता है आपके भाई का कातिल कौन है। उनकी बात सुनकर समद गुस्से से पागल हो गया और उसने उन आदमियों से कहा कि आप बस एक बार मुझे उस शख्स का नाम बता दें। उन आदमियों ने समद से कहा कि कल रात हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपका भाई अहमद मलिक और अजलाल मलिक का बेटा साद मलिक दोनों एक साथ थे और उनकी किसी बात पर लड़ाई हो रही थी। यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई थी। हम दोनों ने बड़ी मुश्किलों से जाकर दोनों को अलग किया था, मगर हम उन दोनों को ज़्यादा नहीं रोक सकते थे, क्योंकि दोनों ही हमारे मालिक हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ से चले आए। मगर साद मलिक कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो बार बार अहमद मलिक को धमकियाँ दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे। ये कहकर उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की जानिब देखा और खामोश हो गए। लम्हे भर में समद मलिक की आंखें सुर्ख हुई थी। उसने हमेशा ही साद को अपना छोटा भाई समझा था और उसी ने
इसके छोटे भाई की जान ले ली थी। समद मलिक वहां से इंतहाई गुस्से में उठा और मर्दान खाने से निकल गया। अब हम दोनों को यहां नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चलो, शहर जाने के लिए बस तैयार खड़ी होगी। दोनों आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर सबसे छुपते छुपाते उस जगह से निकल गए। बस में बैठकर दोनों ने अपनी अपनी जेबों में हाथ मारा तो दोनों की जेबें नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की जानिब देखा और बस रवाना हो गई। पीछे समद मलिक गुस्से से पागल हो गया था। उसने हवेली के सहन में जाते ही साद का बाजू पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से मारने लगा। इस अचानक उफ्ताद पर सब लोग बुरी तरह से घबरा गए क्योंकि समद पर जुनून सवार हो गया था। वो साद को बुरी तरह से मार रहा था। साद जितना अपने बचाव के लिए कोशिशें कर रहा था उतना ही समद का जुनून बढ़ता जा रहा था। सब लोग समद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साद हैरान था कि आखिर समद को हुआ क्या है, वो इसे क्यों मार रहा है। और फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने समद को काबू किया। अहमद मलिक की मैयत हवेली के सहन में रखी थी और बड़ा भाई अपने ही चचा के बेटे को बुरी तरह से मार रहा था। यहां तक कि साद की नाक और मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगा। अजलाल मलिक की बेगम ने अपने इकलौते लख्ते जिगर का ये हाल देखा तो बुरी तरह से रोने लगी। मनाहिल भी अपने भाई का यह हश्र देखकर अपनी जगह शशतर खड़ी रह गई थी। सभी समद मलिक से पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो वो इस तरह से कर रहा है। समद मलिक के गुस्से और नफरत से सहमे खड़े साद की जानिब देखा और तैश से कहा कि इसने ही मेरे भाई को मारा है। ये सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। सभी हैरत और बेयकीनी से साद की जानिब देख रहे थे, जो अभी महज 16 बरस का था और एक कमजोर सा लड़का था। वो भला कैसे किसी का कत्ल कर सकता था। अजलाल मलिक तड़प कर आगे बढ़े और कहने लगे, समद, तुम्हें लाजमी कोई गलत फहमी हुई है। भला साद ऐसा क्यों करेगा? वो तो अहमद का दोस्त है। वो कैसे अपने दोस्त की जान ले सकता है? मैंने आज तक अपने बेटे को असलहा उठाने नहीं समझाया और तुम कह रहे हो ये तुम्हारे भाई की जान ले गया। अजलाल मलिक की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी क्योंकि वो जानते थे कि अगर समद मलिक अपनी बात पर कायम रहा तो इस सब का क्या नतीजा निकलेगा। दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। आप इससे पूछें कि यह कल रात कहाँ था। सबने ही साद की तरफ देखा। मैं कल रात अहमद के साथ ही था, मगर मैं तो घर आ गया था और उसने कहा था कि उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है। साद ने अटकते हुए अपनी सफाई दी। झूठ बोल रहा है ये। कल रात को इसकी किसी बात पर अहमद से लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इसने तैश में आकर अहमद को जान से मार दिया। समद एक बार फिर से खुद को छुड़ाकर साद को मारने के लिए बढ़ा था तो मुश्किल ने लोगों से उसे काबू किया। जलाल मलिक आगे बढ़े और समद से कहने लगे कि अभी तुम्हारे भाई की मैयत इस हवेली में मौजूद है। पहले इसे दफना कराते हैं और फिर इस बात का फैसला करते हैं। ये कहते हुए उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उनका जवान बेटा इस दुनिया से गया था। वो उसे मनो मट्टी तले दफनाने की बातें कर रहे थे। तो कैसे कोई बाप ठीक रह सकता था? और फिर अहमद मलिक की मैयत को कंधों पर उठा लिया गया। जलाल मलिक की बीवी जीनत बेगम बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी। वो कैसे अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने से ले जाने दे सकती थी? वो माँ थी। उनका कलेजा बाहर आने को बेताब था। उनके जिगर के टुकड़े को यूं कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। दूसरी जानिब अजलाल मलिक के बेगम और बेटियां सहमी हुई खड़ी थी। वो तो ठीक से अहमद मलिक के जाने का गम भी नहीं मना सकी थी। उनका इकलौता बेटा और भाई बेहद खतरे में आ गया था। वो लोग सब बहुत अच्छे से जानते थे कि साद कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकता। अजलाल मलिक ने कभी उसे असलहे से खेलना नहीं सिखाया, बल्कि वो तो उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उसका शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया था और वो चंद दिन की छुट्टियां गुजारने ही गांव आया था। मगर यहाँ ये मुसीबत टूट पड़ी थी। वो जानते थे कि उनके बेटे पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस बात को वो अभी साबित नहीं कर सकते थे। अहमद मलिक को मनो मट्टी तले दफनाया दिया गया
उसकी कब्र पर मिट्टी डालते हुए जलाल मलिक बच्चों की तरह रोए थे। आज तक उन्हें कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। उनका रोब और दबदबा सिर्फ इसी गांव में नहीं था, बल्कि आस पास के सारे गांव में था। लोग इनके नाम से ही डरते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी, हमेशा ही सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश की थी। मगर आज उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई थी। उनका बेटा कब्र में जा सोया था। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। सबद ने बड़ी ही मुश्किल से उन्हें संभाला। वो खुद भी तो टूट कर बिखर गया था। वो भाई जो उसे जान से ज्यादा अजीज था, यूं उसे मट्टी होने के लिए मट्टी के सुपुर्द कर देना आसान भी तो नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो जलाल मलिक को संभाल कर घर लाया। घर में उसकी माँ मौजूद थी, जो शायद जिंदों में शुमार नहीं थी और ना ही मुर्दों में शुमार थी। हवेली पहुंचे तो हवेली की फिजा बहुत ही भारी महसूस हो रही थी। गांव के कुछ बड़ों में बीच में बैठकर दोनों खानदानों से कहा कि इस बात का फैसला अब कल होगा, क्योंकि अभी सब लोग गुस्से में हैं और गुस्से में क्या किया कोई भी फैसला ठीक नहीं होता। अजलाल मलिक अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अपनी हवेली में आ गए। समद मलिक ने उनकी हवेली के बाहर अपने बंदे खड़े कर दिए ताकि वो साद को गांव से बाहर ना भेज सकें। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई के कातिलों को सजा देना चाहता था। अब भले वो उसके अपने हों, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। वो तो बस इंतकाम की आग में जल रहा था और इस आग में सबको ही भस्म कर देना चाहता था। वो रात सब पर ही बहुत भारी गुजरने वाली थी। कोई भी एक लम्हे के लिए सोया नहीं था। नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। साद तो अजलाल मलिक का इकलौता बेटा था। वो कैसे अपने इकलौते बेटे को अपने हाथ से जाने दे सकते थे? यही बात सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्हें अहमद भी इतना ही अजीज था और उन्हें पूरा यकीन था कि साद हरगिज भी ये कदम नहीं उठा सकता। लाजमी उसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। अगले दिन की फिजा बहुत बोझल थी। आज हवा में बेजा हब्स था। कल होने वाली बारिश रुक गई थी। आसमान पर अभी भी काले बादल छाए हुए थे, मगर शायद आज वो बरसने के लिए नहीं आए थे। वो आज महज तमाशा देखने के लिए आए थे। आज किसी की जिंदगी का फैसला होने जा रहा था। वो फैसला जो जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता था। जलाल मलिक की हवेली के लॉन में ही पंचायत बिठा दी गई। साद को मुजरिम के तौर पर सबके सामने लाया गया। अजलाल मलिक साद को लेकर जलाल मलिक की हवेली के लॉन में मौजूद थे। अपनी बीवी और दोनों बेटियों को उन्होंने इस पंचायत में आने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि वो सालों से ऐसी पंचायत के फैसले करते आ रहे थे। मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद भी कभी इस पंचायत का फैसला सुनने के मुंतज़िर होंगे। अजलाल मलिक की बेगम जिद करके उस पंचायत में चली गई, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मनाहिल और रामीन घर पर ही थी। 11 साला रामीन कई बार मनाहिल से पूछ चुकी थी कि यह सब क्या हो रहा है, मगर उसे मनाहिल क्या बताती। उसके पास बताने को कुछ नहीं था। वो दोनों हवेली की छत पर खड़ी जलाल मलिक की हवेली के लॉन की जानिब देख रही थी, जहां एक जानिब बिछे तख्त पर उनका भाई और माँ बाप बैठे थे, जबकि दूसरी जानिब जलाल मलिक और समद मलिक मौजूद थे और पूरा गांव उनके साथ खड़ा था। मनाहिल को उस वक्त शिद्दत से एहसास हुआ कि उसका भाई और माँ बाप कितने अकेले हैं। जलाल मलिक अपने भतीजे से भी अपने बेटे के जितना ही प्यार करते थे, इसलिए उन लोगों को भरोसा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिस पर बाद में पछताना पड़े। मगर समद मलिक का किसी को भरोसा नहीं था। वो बेइंतहा जुनूनी शख्स था। लम्हों में गुस्से में पागल हो जाया करता। सब लोग उसी से डर रहे थे, जाने आज क्या फैसला होने वाला था। कल जिस तरह से उसने साद पर हाथ उठाया था, उससे यही बात जाहिर थी कि वो कभी भी साद की बात पर यकीन नहीं करेगा। पंचायत बैठ गई थी। जलाल मलिक बिल्कुल खामोश थे। एक जानिब उनका अपना बेटा था जिसे वो कल दफना आए थे, तो दूसरी जानिब उनका भाई और भतीजा था जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, जिसे उन्होंने अपनी औलाद की तरह चाहा था। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये समद की ही जिद थी कि पंचायत बैठेगी और फैसला होगा।
माहौल का हब्स मजीद बढ़ गया था। हवा बिल्कुल रुक गई थी। सब लोग धड़कते दिल के साथ पंचायत का फैसला सुनने के मुंतजिर थे। इस खामोशी में समद मलिक की आवाज़ उभरी थी, जो कि सबकी समाअतों पर चाबुक की मानिंद लगी थी। उसकी ज़रब इस कदर शदीद थी कि अजलाल मलिक और जमीला बेगम तड़प ही उठे थे। समद मलिक कत्ल का बदला कत्ल ही चाहता था। वो लोग कैसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देख सकते थे। मैं हरगिज़ भी अपने बेटे को इस इंतकाम की आग में जलने नहीं दे सकता। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, और मेरा इकलौता बेटा है। आप लोग कैसे उसे मारने की बात कर सकते हैं? अजलाल मलिक बिल्कुल ढह गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस फैसले की मुजम्मत कैसे करें। ठीक है, अगर तुम कत्ल का बदला नहीं देना चाहते तो तुम्हें अपनी बेटी को वनी करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सबको सांप सूख गया। समद ने हैरत से यह फैसला सुना था। वो तो ऐसा हरगिज भी नहीं चाहता था। वो तो यहाँ अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए बैठा था, ना कि किसी की बेटी को वनी करने के लिए। मगर अब यह पंचायत का फैसला था और उसे मानना ही था। उसने खौफ से अपने चचा की तरफ देखा, जो ज़मीन को घूर रहे थे। वो बहुत अच्छे से जानता था कि चचा अपनी दोनों बेटियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। उनके लिए यह फैसला कितना मुश्किल होगा। और वैसे भी उसका मकसद उनकी बेटी को वनी करना नहीं था, बल्कि अपने भाई के कत्ल का बदला लेना था। अजलाल मलिक भी एक ताकतवर शख्स थे। पंचायत ये बात अच्छे से जानती थी कि उनके बेटे को कत्ल करवा के इंतकाम की आग में झोंक कर वो नए फसादात को जन्म देते। अभी अजलाल मलिक के बेटे की बात थी, इस वजह से वो कमज़ोर पड़ रहे थे। मगर जब वो तैश में आए तो ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलनी थी और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। सभी हैरान परेशान थे कि अब क्या होगा। जलाल मलिक इस सारे मामले में कुछ नहीं बोले। वो अपनों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। वो आज खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहे थे। अजलाल मलिक का झुका हुआ सर उठा। उन्होंने एक नज़र अपने इकलौते लख्ते जिगर की जानिब देखा, जो बेहद घबराया हुआ वहां बैठा था। वो अगर अपनी बेटी को बचा लेते तो उनका बेटा उनके सामने ही कत्ल कर दिया जाता, और अगर बेटे को बचाते तो बेटी कम से कम जिंदा तो रहती। उन्होंने अपनी बेटी को वनी में देने का फैसला कर लिया। सभी अजलाल मलिक के फैसले के मुंतज़िर थे। सबकी नज़रें उन्हीं पर ही जमी थीं। दूसरी जानिब मनाहिल और रामीन अपनी हवेली की छत से दुम साधे ये मंजर देख रही थी। आज किसी एक की किस्मत का फैसला होने वाला था। सबकी नज़रें अजलाल मलिक पर जमी थीं, मगर समद इस फैसले से खुश नहीं था। फिर इस भरे मजमे में अजलाल मलिक की आवाज़ गूंजी थी। वो कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को वनी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मनाहिल के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। जमीला बेगम फूट फूट कर रोने लगी थी। साद ने बेख्तियार अपने सर को थामा था। समद मलिक ने अपने अंदर उठते तैश का गला घोंटा था। जलाल मलिक अब भी बिल्कुल खामोश थे। पंचायत में से एक बुजुर्ग की आवाज़ उभरी थी। वो जलाल मलिक को मुखातिब करके कह रहे थे कि तुम अजलाल मलिक की बेटी का निकाह अपने किसी मुलाजिम से करना चाहोगे या फिर अपने बेटे से करना चाहोगे? अब सबकी नज़रें जलाल मलिक पर थीं। वो बस ज़मीन को घूर रहे थे। फिर उन्होंने आहिस्तगी से सर उठाकर समद मलिक की जानिब देखा और उससे पूछा कि क्या बदला लेना ज़रूरी है? ये हमारे अपने लोग हैं। ये कहते हुए जलाल मलिक की आवाज़ रोंधी हुई थी। मुझे इनकी बेटी वनी में नहीं चाहिए। मुझे अपने भाई के कत्ल का बदला चाहिए, और कत्ल का बदला कत्ल होता है। मैं खुद अपने हाथों से अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। समद मलिक ने खड़े होकर कहा। जलाल मलिक भी खड़े हो गए। वो हरगिज़ भी अपने भाई के बेटे को जान से नहीं मारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जिस दुख का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उसी दुख का सामना उनके भाई को भी करना पड़े। उन्होंने अपने बेटे की जानिब देखते हुए कहा, अगर तुम मनाहिल से निकाह पर राज़ी हो तो ठीक है, वरना मैं मनाहिल का निकाह अपने किसी भी मुलाजिम से कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने चंद मुलाजमों को आवाज़ दी। वो सब लोग उनकी एक आवाज़ पर दौड़े आए थे। पल भर में ही समद मलिक की आंखों में खून उतरा था। वो अपनी मोहब्बत को यूं
किसी और का होते कैसे देख सकता था। वो हरगिज भी नहीं चाहता था कि उसकी मोहब्बत का तमाशा यूं भरे बाजार में बने, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसका अपना बाप अपने बेटे के कातिल को सजा देने के लिए राजी नहीं था। इसलिए वो यहां कमजोर पड़ गया और यूं मनाहिल को इन लोगों के बीच में घसीट लिया था। जिस मोहब्बत को उसने खुद से छुपाकर 7 पर्दों में रखा था, वो आज यूं रुस्वा हो रही थी। उसके घर के नौकरों को उससे निकाह करने के लिए खड़ा कर दिया गया था। तैश के मारे उसका खून खौलने लगा, उसकी कनपटी की रगें उभर आईं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे। उसने एक कहर आलूद नजर मुलाजमों पर डाली। वो लोग उसकी नजरों का मफहूम समझकर पीछे हट गए। उससे कुछ बईद नहीं था कि वो यहीं सबके सर कलम कर देता। ठीक है, मैं मनाहिल से निकाह करने पर तैयार हूं। ये कहते हुए उसे खुद भी अपनी आवाज अजनबी महसूस हो रही थी। अजलाल मलिक ने टूटे हुए लहजे में अपने पीछे खड़ी एक मुलाजमा से कहा कि जाकर मनाहिल को बुला कर ले आओ। मुलाजमा जब मनाहिल को बुलाने आई तो मनाहिल गुमसुम से खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, वो इन सब का सामना कैसे करे। जब मुलाजमा ने आकर अजलाल मलिक का पैगाम दिया तो सोच में पड़ गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाबा उसके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। वो बचपन से गांव में बनी हुई लड़कियों की हालत देखती आ रही थी। वो ना जिंदों में शुमार होती थी और ना ही मुर्दों में शुमार होती थी, और बाज लड़कियां तो कभी जलकर मर जाती तो कभी कोई जहरीली चीज खाने से उनकी मौत हो जाती। उनकी मौत की वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, बस उन्हें खामोशी से रातों रात दफना दिया जाता। यहां तक कि उनके घर वालों को भी उनकी मौत की खबर नहीं होती थी। मनाहिल की रूह तक काम गई थी। उसके कंधे पर पड़ा दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा और मुलाजमा के साथ जाने के लिए तैयार हुई। 11 साला रामीन भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी। जब वो दोनों मुलाजमा के साथ जलाल मलिक की हवेली के लॉन में पहुंची तो फजा में छाया हब्स मजीद बढ़ गया, यहां तक कि सांस रुकने लगा था। आसमान पर काले बादल छाने लगे थे, यहां तक कि फिजा में बादलों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी थी। मनाहिल का दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे अपनी मौत करीब ही नजर आ रही थी। वो खामोशी से अजलाल मलिक के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। उसने एक जख्मी नजर अपने बाप पर डाली, जिसका सर झुका हुआ था। इकलौते बेटे की मोहब्बत के लिए वो जान से अजीज बेटी की कुर्बानी दे रहे थे। उन्होंने यही सोचा था कि कम से कम उनकी बेटी जिंदा तो रहेगी, वरना अभी उनके सामने ही उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाता। मनाहिल को देखकर उनके दिल का बोझ मजीद बढ़ गया। वो सर उठाए उनकी तरफ देख रही थी। तुम्हारा निकाह समझ से हो रहा है, ये कहते हुए अजलाल मलिक की आंखों में आंसू आ गए। वो भी जानते थे कि वन्नी का मतलब क्या होता है, मगर उन्हें समझ से इतनी सफाकी की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो मनाहिल का हाथ उसके हाथ में दे रहे थे। मनाहिल दुख और बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी। बाबा, मुझे वन्नी नहीं होना है, ये कहते हुए उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। पल भर में सब कुछ बदलने वाला था और फिर मनाहिल के लाख इनकार के बावजूद उसका निकाह समझ से कर दिया गया। निकाह नामे पर साइन करते हुए उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसका पूरा वजूद जलजलों की जद में था। कोई भी उसके दिल का दर्द नहीं जान सकता था। वो इस वक्त खुद तरसी की इंतहा पर थी। निकाह हो चुका था। माहौल का हब्स भी खत्म हो गया। बारिश तड़ तड़ बरसने लगी। मनाहिल इस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता उठकर वहां से जाने लगे थे। अब वहां सिर्फ जलाल मलिक और अजलाल मलिक के घर वाले ही रह गए थे। एक गंभीर खामोशी फिजा में छाई हुई थी। सब लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मनाहिल बिल्कुल साकित सी बैठी थी। उसे अपने बाबा से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। समद अजलाल मलिक से मुखातिब हुआ और उनसे कहने लगा कि चच्चा जान, अब आप खुशी खुशी अपनी हवेली में वापस चले जाएं। आपके बेटे की जान बच चुकी है।
मगर अब आप अपनी बेटी को भूल जाएं। आपने खुद उसे अपने हाथों से वन्नी किया है और आप भी जानते हैं वन्नी की गई लड़कियां कभी भी अपने घरों को वापस नहीं लौटती। ये कहते हुए उसने एक नज़र मनाहिल के झुके हुए सर पर डाली और आगे बढ़कर एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और उसे लेकर अंदर हवेली की जानिब बढ़ गया। अजलाल मलिक भारी दिल के साथ अपनी बीवी, बेटे और एक बेटी के साथ अपनी हवेली में आ गए। आज की रात उन पर बहुत भारी गुजरने वाली थी। घर आकर वो अपने कमरे में बंद हो गए। जमीला बेगम को किसी सूरत चैन नहीं था। उनकी जान से प्यारी बेटी वन्नी हो गई थी। ऐसी मां को कैसे चैन मिल सकता था? साथ सर झुकाए बैठा था। जो गुनाह उसने नहीं किया था उसकी सजा उसकी बहन को मिली थी। वो बहन जो उसे कल रात तक तसल्ली दे रही थी, ढारस बंधा रही थी, आज उसे ही वन्नी कराया था। समद मनाहिल को लेकर हवेली में दाखिल हुआ और अपनी खास मुलाजमा के हाथ में मनाहिल का हाथ दे दिया और उससे कहा, इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। मुलाजमा उसकी बात का मतलब समझ गई और मनाहिल का हाथ सख्ती से थामकर उसे हवेली के तहखाने में बने हुए कैद खाने में ले गई। समद मलिक बेइंतहा नरमी से मनाहिल का हाथ थामा हुआ था, मगर जब उस मुलाजमा ने मनाहिल का हाथ थामा तो उसके मुंह से सिसकी निकल गई। उस मुलाजमा ने मनाहिल को कैद खाने में बंद कर दिया था। वो रोती रही मगर जाने समद कहाँ चला गया था। मनाहिल को इस तय खाने में बंद 2 दिन गुजरने वाले थे जब मुलाजमा ने उस पर हाथ उठाया था और वो बेहोश हो गई थी। वो लाडों में पली थी, भला इतनी सख्ती की कहाँ आदत थी। आखिरकार 2 दिन बाद समद को मनाहिल का ख्याल आ गया। वो मनाहिल को मुलाजमा के हवाले करने के बाद खुद शहर आ गया था। वो नहीं जानता था कि मुलाजमा ने मनाहिल के साथ क्या क्या किया होगा। जब वो 2 दिन बाद हवेली लौटा और उसने मुलाजमा से मनाहिल के बारे में पूछा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब मुलाजमा ने उसे बताया कि वो तो तहखाने में कैद है, समद ने एक कहर भरी नज़र उस मुलाजमा पर डाली और फौरन ही कैद खाने के जानिब भागा और वहाँ पड़ी बेहोश मनाहिल दिखाई दी। वो फौरन उसकी जानिब बढ़ा और उसके नाजुक गाल पर उंगलियों के निशान देकर बुरी तरह से चिल्लाया कि इस पर हाथ किसने उठाया है। मुलाजमा कांप कर रह गई। वो तो उसे महज एक बन्नी में आई लड़की समझ रही थी। साहब, ये काबू में नहीं आ रही थी, इसीलिए इन पर हाथ उठाना पड़ा। मुलाजमा ने डरते हुए कहा, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। तुमने किससे पूछकर इसे तहखाने में बंद किया और इस पर हाथ उठाया? ये कहते हुए समद ने मनाहिल को अपनी बाहों में भर लिया और उसे वहां से लेकर निकल गया। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। 2 दिन पहले तक वो इंतकाम की आग में झुलस रहा था और उसी कातिल की बहन को तकलीफ पहुंचाने पर बुरी तरह से तड़प रहा था। वो मनाहिल को अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया और उसे अपने बेड पर लेटा दिया। मनाहिल अब तक बेहोश थी। वो ये बात भी जानता था कि मनाहिल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। उसने खुद को मलामत किया कि वो क्यों मनाहिल से लापरवाह हो गया। वो भले जितना भी संगदिल सही, मगर अपनी मोहब्बत के मामले में वो बहुत नरम दिल था और मनाहिल को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने मनाहिल के मुंह पर पानी के छींटे मारे। मनाहिल होश में आने लगी और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलकर सबसे पहले समद का चेहरा नजर आया था तो वो फौरन से उठकर बैठ गई। खौफ और दहशत से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अब तक 2 दिन पहले वाले ही कपड़ों में मलबूस थी। उसके चेहरे और हाथों पर जगह जगह खराशों के निशान थे। मनाहिल अपनी जगह से उठकर बैठ गई और खौफजदा नजरों से समद को देखने लगी। आपके कहने पर उस मुलाजमा ने मुझे उस जगह कैद किया था? मनाहिल ने बेयकीनी से समद से पूछा। उसकी आंखों से झलकता खौफ बआसानी देखा जा सकता था। उसने आपके कहने पर मुझ पर हाथ उठाया और देखें, उसने मुझे धक्का भी दिया।
अपने हाथों की खराशें देखकर वो बुरी तरह से रोने लगी थी। समद को ऐसा लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। मनाहिल उससे बहुत डर चुकी थी। तुम उठो, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाता हूं। समद एक नजर उसके रोते बिलखते वजूद पर डालकर कमरे से निकल गया। उस दिन के बाद से मनाहिल को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। जलाल मलिक और जीनत बेगम का रवैया भी उसके साथ सही था, मगर समद उस दिन के बाद से दोबारा अपने कमरे में नहीं आया था। मनाहिल उसी के कमरे में रह रही थी। समद और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। समद मनाहिल को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर जब जब वो अपने भाई की मौत को याद करता उसका दिल दुख से भर जाया करता। इसीलिए वो मनाहिल के सामने नहीं जाता था। समद उन दोनों आदमियों को रात दिन ढूंढ रहा था जिसने उसे यह सब बताया था कि साद ने ही अहमद को कत्ल किया है, मगर उस दिन के बाद से वो लोग गांव में दिखाई नहीं दिए थे। मनाहिल को यहां रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। वो जलाल मलिक और जीनत बेगम का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। वो दिन रात उनकी खिदमत करती थी, मगर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की जीने की वजह ही ख़त्म हो चुकी है। मनाहिल अपने घर वालों से मिलना चाहती थी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। बहन भाई की याद बुरी तरह से सता रही थी, मगर वो जानती थी कि वो समद मलिक की इजाज़त के बिना अपने घर वालों से नहीं मिल सकती। रात के 2 बज चुके थे, मगर समद अब तक घर नहीं आया था। फिर आखिरकार उसे समद की गाड़ी हवेली में दाखिल होती दिखाई दी। मनाहिल फौरन से नीचे आ गई। समद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर रहा था जब हवेली के लॉन में उसे मनाहिल खड़ी हुई दिखाई दी। वो मनाहिल की जानिब आ गया और उससे कहने लगा, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? उसके लहजे में सख्ती नुमाया थी। मनाहिल ने घबरा कर उसकी जानिब देखा और उससे कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जाओ अपने कमरे में, मैं वहीं आ रहा हूँ। समद ने उसके घबराए हुए चेहरे से नजरें हटा ली। मनाहिल फौरन से अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद समद भी आ गया। मनाहिल उससे कहने लगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर समद की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने मनाहिल से कहा कि ज़्यादा दिन नहीं है, बस मुझे एक बार वो दोनों आदमी मिल जाएं, फिर तुम्हारे भाई को अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवाऊंगा और तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा। फिर चली जाना अपने घर। ये कहकर समद कमरे से चला गया। मनाहिल खामोश खड़ी रह गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो तो समद की मोहब्बत से भी वाकिफ नहीं थी। वो दिन भी एक आम सा दिन था जब समद के खास आदमी 2 आदमियों को लेकर हवेली में दाखिल हुए। वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी ये मंजर देख रही थी। समद भी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी समद को देखते ही उसके कदमों में गिर गए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दें, हमें तो ये काम करने के पैसे मिले थे। दूसरे गांव के वडेरे ने हमें ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि उसने ही अहमद का कत्ल करवाया था और इल्ज़ाम साद पर डाल दिया था ताकि किसी का भी शक उस पर ना जाए। जलाल मलिक भी वहीं खड़े थे। वो लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए। उसी वक्त पंचायत बिठा गई। उन आदमियों को उस वडेरे के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश किया और फिर सब ने देखा कि कत्ल का बदला कत्ल करके लिया गया था। इस बार समद मलिक अपने फैसले से पीछे नहीं हटा था। उसने अपने भाई के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। मनाहिल अपने कमरे में सहमी हुई बैठी थी। समद ने कहा था कि वो इसे आज़ाद कर देगा, मगर वो हरगिज़ भी इस रिश्ते से आज़ाद नहीं होना चाहती थी। मगर वो तो समझ रही थी कि उसका वजूद समद पर महज बोझ है। वो आज तक नहीं समझ सकी थी कि समद उससे मोहब्बत करता है, वरना कौन वन्नी में आई लड़की की तकलीफ पर तड़प उठता है। वो अपने कमरे में बैठी थी जब समद मलिक कमरे में दाखिल हुआ। वो आज तीसरी बार इस कमरे में आ रहा था।
वो आकर खामोशी से जूतों समेत बेड पर लेट गया, वरना इससे पहले वो दोनों बार महज दरवाजे में ही खड़ा रहा था। आज थकन उसके चेहरे से ही आया थी। मनाहिल ने एक सहमी हुई नज़र उस पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो समत के कदमों में बैठ गई। समत ने हैरानी से उसे देखा। मनाहिल ने उसे कहा, मुझे तलाक मत देना। भले मैं वनी में होकर आई हूं, मगर हमारा निकाह हुआ है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। समत ने थकी थकी नज़र उस पर डाली और उसे अपने कदमों से उठाकर अपने बराबर में बिठा लिया और उससे कहा कि जाओ, अपने घर वालों से मिल आओ। मैं शाम में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मनाहिल ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। अभी तो उसे अपने चच्चा से भी माफ़ी मांगनी थी,